नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती हैं। फतेहपुर में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो मंगलवार के स्तर के बराबर है। सुबह कोहरे के कारण हाईवे पर वाहन चालकों को विजिबिलिटी लगभग 30 से 50 मीटर तक ही सीमित होने के कारण हेडलाइट जलाकर ही गमन करना पड़ा। पिछले 48 घंटे से इलाके में सर्दी बढ़ी हुई है और लोग सुबह ठिठुरते हुए नजर आए। कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार सोमवार और मंगलवार को भी न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 22 जनवरी से सीकर इलाके में मौसम में बदलाव की संभावना है। बांसवाड़ा में राज्य सरकार की पहल पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत 2 दिवसीय जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन जनजाति विकास विभाग के सभागार में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर एवं उद्यान विकास समिति के अध्यक्ष ने की। सेमिनार में उन्नत बीज, ड्रिप सिंचाई, ऑफ सीजन खेती, उद्यानिकी, फसलों का क्षेत्र विस्तार और किसान संगठनों के गठन पर जोर दिया गया। प्रगतिशील किसानों ने डेनमार्क भ्रमण अनुभव साझा कर आय बढ़ाने के नए अवसर बताए। बांसवाड़ा में उद्यान विभाग की ओर से शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर जिले भर के प्रगतिशील करीब 100 किसान हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, जिन्होंने मेहनत करके और पारंपरिक खेती को छोड़ करके और नवी तकनीकी से खेती की है। और आज ये किसान है वो सक्षम है और इस सेमिनार में भी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हम उन किसानों से संपर्क करेंगे, उन किसानों से चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार की इस योजनाओं का उन्होंने किस तरह से लाभ उठाया है और आने वाले समय में वह इस योजना के माध्यम से किस तरह से लाभ उठाएंगे। जी हाँ सर, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से हैं और इस योजना से आपको किस तरह का बेनिफिट मिला? नमस्कार, मैं संघर्ष कटारा निवासी आजराम में राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीमों का फायदा लिया है, जिसमें मैंने पॉली हाउस और नेट हाउस की स्थापना की है। और नेट हाउस में मैंने नर्सरी ग्रो की है, जिसमें मैं वेजिटेबल्स की नर्सरी ग्रो कर रहा हूँ, देखिए इसमें हाईटेक नर्सरी, जो जिले के समस्त कृषकों को उन्नत बीज जो नेक्स्ट हाइब्रिड जो वैरायटी है उनकी मैं पोल तैयार करके उपलब्ध कराता हूँ, जिससे मेरी आमदनी में भी फायदा हुआ है। और इसके अतिरिक्त पॉली हाउस में मैं खीरा एवं कलर कैप्सिकम की फार्मिंग कर रहा हूँ। मैं राज्य सरकार का पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो भी कृषकों के लिए कृषक हितैषी जो भी स्कीम चला रही है उन सबका हमें लाभ मिला है। मेरा नाम रविंद्र कुमार मावई है और मैंने भी हाईटेक वो की कृषि और मैंने कलर कैप्सिकम इस बार लगाया। कहाँ से हैं आप? मैं डुडुका से। क्या लगा रखा है आपने? मैंने कलर शिमला लगाया। पॉली हाउस कितने अब तक कितनी आमदनी हो चुकी है और क्या किस तरह का बिजनेस है आप? अभी तक मैंने पिछले साल 6 से 8 लाख के उसके बीच में हुआ और इस साल अभी स्टार्ट किया है। अभी मैंने 2 से 2.5 लाख। सर, आप कहाँ से हैं और क्या है, आपको कितना बेनिफिट मिला और इसको लेकर के कितने आप खुश थे? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद पाटिल, चित्तू बागरा, कालोनी पिछले 3 वर्ष से पॉली हाउस लगाया है। पॉली हाउस एक में खीरा और एक में कलर कैप्सिकम। कितने स्क्वायर फीट के अंदर पॉली हाउस है? 4000 दो हजार। खीरे का मैनेजमेंट अच्छा करे तो बढ़िया है और हम टोटल लगभग 110 पॉली हाउस है, तो उसको ग्रुप के माध्यम से सारे उदयपुर से भेजते हैं। मेरे पास में 4 एकड़ जमीन है, इसमें 1 एकड़ में मैंने एक उसमें शिमला कलर शिमला कलर कैप्सिकम का भी कलर आ गया है, और वगैरह लगा है
और फरवरी में भी शादी आती है लगभग साल में आप कितना कमा लेते हैं? पोली हाउस के अलावा से इसके अलावा इनके गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक खेती करता हूँ। इस पर से मतलब 1 एकड़ के अंदर पशुओं के लिए हरा चारा भी पैदा करता हूँ। कंप्लीट जैविक और प्राकृतिक गेहूँ, काले गेहूँ, कंपनी गेहूँ और काली कौन के सालाना मुझे सारा खर्चा होगा 7 से 8 लाख। तो ये है यहाँ के प्रगतिशील किसान जो कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ उठाते हुए सालाना खेती के अंदर कम से कम 5 से 8 लाख और 10 लाख रुपए तक का लाभ उठाते नजर आ रहे हैं। सुजय समाचार के लिए गौतम सिंह राठौर, बांसवाड़ा। कृषि महाविद्यालय भुसावर के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने ग्रामीण उद्यमिता कृषि जागरूकता योजना के तहत किसानों और विद्यार्थियों को सब्जियों की उन्नत बुवाई तकनीक पर व्याख्यान किया। उन्होंने बताया कि जनवरी में सब्जियों की बुवाई करने से बाजार में मांग अधिक होने और फसल की उपलब्धता कम होने के कारण बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। ककड़ी और मूली 30 से 40 दिन में तैयार होती है। भिंडी एवं कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई भी इस माह में लाभकारी है। बुवाई से पहले बीजोपचार और अंकुरण के लिए बीजों को 24 घंटे पानी में भिगोना लाभकारी बताया गया। ग्रामीण उद्यमिता कृषि विकास योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को आज किसान की आय बढ़ाने की तकनीकों के बारे में बताया गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो किसान की आय बढ़ती है वो सब्जियों की बुवाई की टाइमिंग है। यदि जनवरी माह में भिंडी, करेला, लौकी, तरबूज, खरबूज या फिर मूली इनकी बुवाई कर दें तो निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ेगी, क्योंकि जिस समय हम सब्जी आएंगी वो थोड़ी जल्दी आ जाएंगी। उस समय बाज़ार में सब्जियों की मांग अधिक होती है और आवक कम होती है, तो इसमें भाव ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए अभी जो है मूली की बुवाई की जा सकती है, जो कि 35-40 दिन में ही फसल दे देगी। इसके अलावा जो धनिया भी यदि हम बो दें तो गर्मियों में 100 से 125 रुपये किलो धनिया मिल जाता है। इसलिए इनकी हमें बुवाई करनी चाहिए। ये ज़रूर ध्यान रखें कि भिंडी, कद्दू वर्गीय सब्जियों का बीज भिगो करके बोएंगे तो सर्दी में कम तापमान पर भी अच्छा अंकुरण उनमें हो जाएगा। इसलिए अभी हमें सब्जियों की बुवाई करनी चाहिए। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह फर्जी सिम कार्ड मलेशिया के जरिए कंबोडिया भेजकर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्कैम अंजाम दे रहा था। जांच में 2,30,000 सिमों का डाटा मिला, जिनमें से 36,000 कंबोडिया में एक्टिव थी। सिम विक्रेता फिंगरप्रिंट और फोटो स्कैनिंग में त्रुटि का बहाना बनाकर अतिरिक्त सिम गुपचुप रखते थे। पुलिस ने मलेशियाई नागरिकों के खिलाफ एलओसी जारी किया और देश विदेश में साइबर ठग गिरोह के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया। हमारे विवेचना में यह तथ्य आए थे कि ये जो वहाँ से साइबर क्रिमिनल्स ने हम यहाँ के सिम का दुरुपयोग किया था और कंबोडिया से उस सिम का दुरुपयोग करके यहाँ के लोगों को फंसाया गया और उससे फ्रॉड किया गया। पहली बार जोधपुर आयुक्तालय ने रिवर्स ट्रेंड एनालिसिस का उपयोग किया, जिसमें है कि हम नीचे से नहीं ऊपर से हम शुरू करते हैं। और जो हमारे पास जो तथ्य सामने आए कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में लगभग 3,20,000 ऐसे सिम्स थे जो इंडिया से इशू हुए थे और कंबोडिया में काम कर रहे थे। जब इसका एनालिसिस किया गया तो लगभग 36,000 सिम्स थे और रोमिंग में वहाँ पे काम कर रहे थे। तो ये शक हुआ कि भाई रोमिंग में क्यों ऐसे इतनी संख्या में सिमें काम कर रही हैं। जब उसकी फर्दर एनालिसिस की गई तो 5,378 सिम्स जो थे वहाँ पे रोमिंग में जो इंडिया से इशू किए गए थे, जो काम कर रहे थे, उसके द्वारा उसके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो 1,102 करोड़ रुपए का फ्रॉड उसके द्वारा किया गया पाया गया। और ये सारे जो शिकायतें हैं, जो साइबर फ्रॉड की शिकायतें हैं, लगभग 32 केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में
की गई। संपूर्ण घटनाक्रम की विवेचना की गई और इसमें अभी तक 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 नागौर से हैं, 2 जोधपुर से हैं, 1 अजमेर से हैं, 1 लुधियाना से है और इसके किंगपिन को भी चिन्हित कर लिया गया है जो मलेशिया के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए आवेदन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बीकानेर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में पहला संभाग स्तरीय युवा संबल मेला आयोजित हुआ। मेले में 42 नियोक्ताओं ने 7,000 रोजगार अवसर उपलब्ध करवाए। कुल 5,226 युवाओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 1,179 का विभिन्न ट्रेड्स में प्राथमिक चयन हुआ। निजी क्षेत्र और 11 सरकारी विभागों ने 352 बेरोजगारों को व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधाओं की जानकारी दी। मेले का उद्घाटन बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र विधायक श्री जेठानंद व्यास ने किया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी युवाओं के प्रति बड़े संवेदनशील है। जब से ये सरकार आई है, केंद्र सरकार आई है, हमारे राजस्थान में भी भजनलाल जी की सरकार आई है, तब से युवाओं के बारे में लगातार सोचा जा रहा है, युवाओं के लिए क्या किया जाए। इस प्रकार युवाओं के लिए जो पहला मेला जो लग रहा है युवा सबल मेला, इसमें युवाओं को यहाँ जैसे अभी हमने जानकारी की, हम घूमे भी हैं, यहाँ 44 कंपनियों की स्टॉल लगी हुई है और 12 जो है सरकारी भी है। तो ये जो है और हजारों युवा है या आए भी हैं, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वो अलग अलग कंपनियों पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, कुछ पहले रजिस्ट्रेशन हुए। इस प्रकार ये कार्यक्रम हो रहा है। और जब ये सरकार आई, मेरी जानकारी में मेरे एमएलए से बनने से पहले ये कई वर्षों से यहाँ ये रोजगार मेले का बजट आता है और हर 3 महीने से रोजगार का मेला लगना ही चाहिए, ऐसा सरकार की अपेक्षा है। लेकिन मेरे एमएलए बनने से पहले मैंने तो ऐसे मेले प्रचारित होकर नहीं सुना। आज ये बीकानेर का ऐतिहासिक मेला वास्तव में बेरोजगार लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आया है। और जैसा भी विधायक जी बता रहे थे, इस शानदार मेले में कंपनियां और बेरोजगार जो युवा है उनका कम्युनिकेशन का एक अवसर है और निश्चित रूप से इस मेले में से बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। कौशल विकास बोर्ड के माध्यम से भी हमने अनेक योजनाएं प्रस्तावित माननीय सीएम साहब को की है और उसी संदर्भ में स्किल्ड जो लोग हैं उनका कंपनियों के साथ एमओयू हो रहा है। अनेक लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी नियुक्तियां मिल रही है, नौकरियां मिल रही है और हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं बोर्ड के माध्यम से कि हम रोजगार नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। आप देखेंगे आगामी दिनों में बहुत से बेरोजगार जो लोग हैं उनको तो नौकरियां मिलेगी, उसके साथ में भी अपना खुद का धंधा करने के लिए, अपना उद्योग स्थापित करने के लिए बहुत कम ब्याज पर। और अभी तो मुख्यमंत्री जी ने रोजगार दिवस पर घोषणा भी की है कि 8वीं से लेकर 12वीं तक पढ़े हुए लोगों को 7.5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के गवर्नमेंट देगी, उसका पुनर्भरण गवर्नमेंट करेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा के द्वारा राजस्थान में युवाओं को संबल देने के लिए जो पहले रोजगार मेले आयोजित होते थे उनको एक नए प्रारूप में पेश किया गया है कि यहीं पे कौशल प्रशिक्षण, यहीं पे स्वरोजगार और यहीं पे रोजगार के अवसर एक जगह पर एक ही मंच पर युवाओं को उपलब्ध कराया जाए। और इसी कड़ी में जो सबसे पहला युवा संबल मेला राजस्थान का आयोजित हुआ वो 25 दिसंबर 2026 को जयपुर में आयोजित हुआ और उसी क्रम में बीकानेर में आज 20 जनवरी 2026 को ये मेला आयोजित किया जा रहा है, जहां आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, काफी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुआ है और प्लस 44 कंपनियां हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, 7,000 से अधिक वैकेंसी नोटिफाइड हो चुकी हैं और 11 सरकारी डिपार्टमेंट जो युवाओं से संबंधित, जैसे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, जो युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ती है, युवाओं को कौशल से जोड़ती हैं, इन स्कीम की जानकारी और पंजीयन के लिए भी हमने स्टॉल लगवाई। झुंझुनू जिले ने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के उन्मूलन में अनुकरणीय पहल की है। बाल अधिकारिता विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान महिला कल्याण मंडल के संयुक्त तत्वाधान में 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत विशेष जागरूकता और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में टेंट, डीजे, कैटरिंग और हलवाई जैसे सेवा प्रदाताओं ने सामूहिक शपथ ली कि वे बाल विवाह में शामिल नहीं होंगे और संदिग्ध मामलों की सूचना 1098 या 15100 पर देंगे।
2 दिवसीय जो कैंपेन चल रही है सरकार की, उसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी माननीय रालसा के निर्देशानुसार कार्य कर रहा है। और इस कैंपेन में हमने ये लक्ष्य रखा है कि झुंझुनू जिले को इस वर्ष बाल विवाह मुक्त हमारा झुंझुनू जिला हो, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ हमने इस मीटिंग के जरिए हर व्यक्ति तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानकारी हो और परमानेंट लोक अदालत जो एक न्याय आपके द्वार की स्कीम चल रही है उसकी भी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए भी हमने ये संगोष्ठी आयोजित की थी। तो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जो विभाग हैं इनकी तरफ से मैं सभी से यह गुजारिश करूंगा कि अगर आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, कहीं पर भी अगर आपको ये सूचना मिलती है कि बाल विवाह हो रहा है तो उसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 अथवा नालसा पोर्टल की जो हेल्पलाइन नंबर है 15100 15100 इसको याद रखें और इस पर सूचना करें। शेरगढ़ के स्टेडियम में 26 जनवरी को उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह की शुरुआत सुबह 9 बजे उपखंड अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण और परेड को सलामी देने के साथ होगी। कार्यक्रम में पीटी, परेड, लेजियम, व्यायाम प्रदर्शन के साथ साथ देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। समारोह की तैयारियां वर्तमान में पूरी गति से चल रही हैं। कार्यक्रम की सफल व्यवस्था और बच्चों के अभ्यास की निगरानी प्रधानाचार्य श्री खेत सिंह के नेतृत्व में की जा रही है। शारीरिक शिक्षक और व्याख्याता लगातार बच्चों का अभ्यास करवा रहे हैं ताकि 26 जनवरी का आयोजन यादगार और प्रभावशाली बने। कोटपुतली स्थित उपखंड स्तरीय विद्युत निगम के स्टोर का निरीक्षण करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री ओम प्रकाश सहारण ने ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता और रखरखाव की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जले ट्रांसफार्मर को 72 घंटे के भीतर बदलकर किसानों को राहत दी जाए और आमजन को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। स्टोर में सहायक अभियंता ने बताया कि जिले में 19 जनवरी तक कुल 7 जले ट्रांसफार्मर बदलने थे, जिन्हें बदल दिया गया। जिले में भंडार शाखा की अनुपस्थिति के कारण आवश्यक ट्रांसफार्मर अलवर, जयपुर से लाए जाते हैं। कोटा के सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधि श्री प्रभुलाल सैनी ने ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन VBG रामजी के तहत 125 दिन का रोजगार देने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार को लाभ मिलेगा और विकास की प्राथमिकता सुनिश्चित होगी। श्री सैनी ने बताया कि यह मिशन पूर्व मनरेगा की संरचनात्मक कमियों को दूर करते हुए ग्रामीण रोजगार को सतत और योजनाबद्ध बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमियों पर नियंत्रण रखते हुए लाभ सीधे मजदूरों तक पहुंचेगा। विकसित भारत गारंटी एवं रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण भारत को सुदृढ़ करने का, महात्मा गांधी के सपनों को आगे बढ़ाने का और नरेगा योजना में जिस प्रकार की अनियमितताएं और भ्रष्टाचार था उन सबको रोकने के लिए ये महत्वाकांक्षी योजना लेकर आए हैं और 2047 विकसित भारत का एक आईना के रूप में इस योजना को देखा जाना है। और इसका जो मुख्य ध्येय है वो परिसंपत्तियों का निर्माण के साथ साथ में कृषि में और कोऑपरेटिव में कन्वर्जन करके उन योजनाओं को जल संसाधन सहित आपदा के काम को प्राथमिकता से जोड़ने का लक्ष्य रखकर इस योजना को देश में लागू किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से दौसा जिले के लोगों को अब ट्रैफिक जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से NHAI द्वारा दौसा में 4 नए फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। कंपनी के कर्मचारियों ने फ्लाईओवर की मार्किंग और लेवल लेने का कार्य शुरू कर दिया है। सबसे पहले जीरोता में फ्लाईओवर निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। जयपुर से भरतपुर तक करीब 483 करोड़ रुपए की लागत से 15 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जिनमें से 7 फ्लाईओवर दौसा जिले में होंगे। इससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। जैसे कि विदित है कि हमारे कई क्रॉसिंग ब्लैक स्पॉट के रूप में थी, तो उसको जिला प्रशासन द्वारा भी प्रस्तुत किया गया था।
और उसके बाद हमारे 6 फ्लाईओवर्स जो है बनना सैंक्शन हुआ है, जो कि हमारे ब्लैक स्पॉट है जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते थे, जिनके टेंडर्स होकर के वर्क ऑर्डर इशू हो गए हैं, वो हमारे बालाजी है, मानपुर चौराहा है, कलेक्ट्रेट चौराहा है, सिविल लाइन है और जीरो का है। तो यहाँ पर NH ने टेंडर भी कर दी है और वर्क ऑर्डर इशू हो गया है और जल्द काम, इनफैक्ट बालाजी मानपुर में तो बहुत ही जल्द काम स्टार्ट ऑन फील्ड हो जाएगा। इसके अलावा सिकंदरा वाला जो हमारा है वो अभी हमारा अप्रूवल फेज में ही है और वो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर दिया गया है और उसमें भी एक बार फाइनल DPR बन के अप्रूवल के बाद वहाँ पे भी टेंडर लगा करके वर्क ऑर्डर के अप्रूवल की जल्दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल और मंत्री श्री सुमित गोदारा ने जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने अशांत क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों और किराएदारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2025 और प्रदेश की पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 को स्वीकृति दी गई। इन नीतियों से राज्य में बड़े निवेश, उच्च तकनीक उद्योगों की स्थापना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कैबिनेट ने बीकानेर और जैसलमेर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन, RPSC सेवा नियमों में संशोधन, बाल विवाह में शामिल सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रावधान और 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविरों के आयोजन को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में कैबिनेट की बैठक हुई। सभी कैबिनेट के मंत्री से चर्चा होने के बाद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर निर्णय हुए हैं। उनमें से कुछ बिंदु मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले राजस्थान को उद्योगों के अंदर एक प्रभावी राज्य बनाने के लिए और राजस्थान के नौजवानों को एक उनके लायक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए एक और कदम राजस्थान सरकार ने आज लिया है। राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026 को लागू करा है। आप जानते हैं कि देश के अंदर डिफेंस का बजट बढ़ रहा है, तकरीबन 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है और उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि रक्षा में आत्मनिर्भरता कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि अनिवार्यता है, मैंडेटरी है। नेशनल सिक्योरिटी भी हो, आर्थिक प्रगति भी हो और हाई स्किल जॉब भी भारतीयों को मिले, राजस्थानियों को मिले। राजस्थान के अंदर रक्षा को ध्यान में रखते हुए वैसे भी बहुत सी ऐसी ताकतें हैं हमारे पास, जैसे साउथ वेस्टर्न कमांड यहाँ पर है, DRDO का डिफेंस लैब राजस्थान के अंदर है, जोधपुर के अंदर देश की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज महाजन जहाँ टेस्टिंग होते हैं अलग अलग हथियारों की, वो भी राजस्थान के अंदर है। लैंड भी है, लॉजिस्टिक्स भी है, कनेक्टिविटी भी है और युवा भी है। अब उसको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी लागू की गई है। इसके अंदर हाई स्किल यूथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी। हवाई जहाज़ों का बनना, उसके ऊपर उसके इंजीनियरिंग डिजाइन्स की तैयारी करना, एवियोनिक्स की तैयारी करना, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम होना, टेक्नीशियंस, कोडर्स, डिजाइनर्स, इन सब की जरूरत राजस्थान में पड़ेगी। राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ए टेनेंट्स फ्रॉम प्रेमिसेस इन द डिस्टर्ब एरिया बिल 2026। इस बिल में सरकार को ये अधिकार होगा कि अगर किसी एरिया में दंगे, भीड़, हिंसा, तत्समय कारणों से लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है अथवा जनसंख्या असंतुलन को प्रभावित करने वाला इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग होने पर उस क्षेत्र को विशेष डिस्टर्ब एरिया, अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। पर्टिकुलर एरिया हो सकता है, पर्टिकुलर वार्ड हो सकता है और उसके लिए बेसिक बात यह है कि वहाँ दंगे, भीड़ द्वारा अशांत और लोक व्यवस्था को प्रभावित करने अथवा जनसंख्या असंतुलन होने से प्रभावित होने वाले इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग पर
सरकार इस संबंध में डिस्टर्ब एरिया आसान क्षेत्र घोषित कर सकेगी। एक बार आसान क्षेत्र घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र में कोई भी प्रॉपर्टी हस्तांतरण ट्रांसफर को नल एंड वॉइड माना जाएगा और उसमें अगर कोई ट्रांसफर करना चाहता है तो सक्षम अधिकारी, जो नियमों में सक्षम अधिकारी डिक्लेयर होगा, सामान्यतः डीएम होता है सामान्यतः, उसकी पूर्व अनुमति से, उसकी परमिशन से संपत्ति का हस्तांतरण भी हो सकेगा। अगर हस्तांतरण का कोई व्यक्ति ऐसी अनुमति प्राप्त करना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया तय होगी, उस प्रक्रिया में एप्लीकेशन लगाएगा, उसकी जांच होगी, जांच के बाद उसको परमिशन मिल सकेगी। आज कैबिनेट में अक्षय ऊर्जा को और बढ़ावा देते हुए सौर ऊर्जा के लिए 2 प्लांट्स के लिए बीकानेर में लाखूसर और जैसलमेर में रामगढ़ के लिए भूमि आवंटन किया गया। और हम ये देखते हैं कि जो राजस्थान में बिजली की समस्या रहती थी 2 वर्ष में, जो किसान हमें और आम उपभोक्ता कहता था, किसान कहता था 6 घंटे लाइट नहीं मिलती, अब स्थिति उस दिशा में जा रही है। किसान कहता है 6 घंटे लाइट तो मिल रही है, अब दिन में लाइट का उसका रुझान इतना बड़ा है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन राज्य में आया कि आम उपभोक्ताओं को बिजली घर में पूरे 24 घंटे मिल रही है और किसान दिन में बिजली की ओर बढ़ रहा है। ये सब सौर ऊर्जा में जो सरकार द्वारा विशेष फोकस किया गया, उसी कड़ी में आज इन भूमि का आवंटन किया गया। साथ ही मंत्रिपरिषद में आज 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जाएंगे, उसकी चर्चा की गई। ग्राम उत्थान शिविर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब युवा अन्नदाता नारी शक्ति GYAN के कल्याण के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए ग्राम राजस्थान ग्लोबल राजस्थान एग्रो टेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। उसके तहत किसान और पशुपालकों की सहभागिता रहे, उसके क्रम में शिविर आयोजित किए जाएंगे प्रत्येक गिरदावट सर्किल में 23 तारीख से। और उसमें शिविर आयोजित किए जाए उससे पहले 22 जनवरी को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि इसमें उत्थान शिविर में होने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। ये शिविर 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। प्रथम चरण बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर 23 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, फिर 24, 25 और 31 जनवरी को, और दूसरा चरण 1 फरवरी एवं 5 से 9 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। रानीवाड़ा में रन फॉर स्वदेशी कार्यक्रम का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और युवाओं ने भाग लेकर स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया। आयोजन संगठन प्रभारी श्री महेंद्र मेघवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जोधपुर के कैरू राजीव गांधी क्षेत्र में अरना झरना के पास हुए सड़क हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई। श्रद्धालुओं से भरी बस और डंपर की टक्कर में घायल हुए लोगों को बचाने के लिए पुलिस ने 5 एम्बुलेंस की सहायता से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें शीघ्र मथुरादास माथुर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में सभी घायलों का त्वरित और बेहतर उपचार शुरू किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुसार प्रशासन और मेडिकल कॉलेज की टीम लगातार निगरानी कर रही है। यह घटना आपात स्थिति में सरकार की संवेदनशीलता, तत्परता और मजबूत व्यवस्था को दर्शाती है। गुजरात में अधिकतर ये अरावली डिस्ट्रिक्ट के टूरिस्ट थे जो यहाँ पर बता रहे हैं कि रामदेवरा दर्शन के लिए आए थे। सुबह इन्होंने दर्शन किया था, वापस जा रहे थे तो इनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर जोधपुर में, केरू के पास में जगह है वहाँ पर। और इसके अंदर अभी तक 4 डेथ्स और बाकी अभी तक 18 घायल यहाँ पे अस्पताल में है। बाकी लोग भी ऑन द वे हैं और किसी कैजुअलिटी की अभी कोई सूचना नहीं है और अभी कोई क्रिटिकल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है जो अस्पताल है उसके अंदर जितने भी आपके घायल हैं, अधिकतर लोगों को ऑर्थोपेडिक वाली इंजरी है, तो इस सभी का यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त बेड्स और ये सब है। डीडवाना जिले के नावा में प्रशासन ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। तहसीलदार श्री रामेश्वर गढ़वाल के नेतृत्व में सांभर सॉल्ट लिमिटेड परिसर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान राज्य के संरक्षित वृक्ष खेजड़ी की गीली लकड़ी अवैध रूप से संग्रहित पाई गई। आवश्यक अनुमति और दस्तावेज नहीं होने पर प्रशासन ने लकड़ी को जब्त कर लिया। तहसीलदार ने कंपनी को नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि खेजड़ी संरक्षण प्राथमिकता है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। आज सूचना मिलने पे सांभर साल्ट के रिफाइनरी में गीली लकड़ी की सूचना प्राप्त होने पर जो है वहाँ कार्रवाई की गई और अभी 3 ट्रैक्टर जो है भरे गए हैं और
चल रहा है, कितने ट्रैक्टर बढ़ते हैं। अब रिकॉर्ड मांगा उनसे रिकॉर्ड मांगा गया है, और रिकॉर्ड अभी उपलब्ध नहीं करवाया, थोड़ी देर में उपलब्ध करवाने के बाद में फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा के स्थान पर नए अधिनियम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन को लेकर विधानसभा स्तरीय कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार 23 जनवरी को किया जाएगा। जनप्रतिनिधि श्री पारस जैन ने बताया कि कार्यशाला में 7 मंडलों से करीब 2500 कार्यकर्ता भाग लेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनजाति विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी होंगे। इससे पहले मंत्री श्री खराड़ी पलसिया पंचायत के नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन करेंगे। ब्यावर में राजस्थान सरकार के वित्त कोष एवं लेखा विभाग की निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्रीमती संध्या शर्मा का 1 दिवसीय दौरा हुआ। उनका शहर में बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। अजमेर रोड स्थित निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में सेवानिवृत्त लेखा अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। श्री प्रकाश चंद्र सेठी सहित अन्य अधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। समारोह में पुष्प वर्षा भी की गई। इस दौरान कोष और लेखा विभाग से जुड़े कार्यों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में कई सेवानिवृत्त और वर्तमान अधिकारी शामिल हुए। और मुझे यहाँ करके बहुत अच्छा लग रहा है। और कोष कार्यालय का निरीक्षण एक रेगुलर प्रक्रिया होती है, उसको देखने के लिए हम आते हैं। हमारे सक्षम अधिकारी यहाँ ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ब्यावर के सभी राज्य कर्मचारियों पेंशनर से मैं अपील करती हूँ कि अगर किसी भी विषय पे उनको ऐसा लगता है कि कोष अधिकारी महोदय से वार्ता के बाद भी काम नहीं हो पा रहा है, तो वो सब मेरा परिवार है और वो आकर के और जयपुर में संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। हम सब मिलकर के और चीज़ों का समाधान ढूंढते हैं। सुमेरपुर में कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंत्री ने सड़क निर्माण, डिवाइडर निर्माण, ओपन एयर उद्यान और अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगरपालिका अधिकारी और बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। श्री कुमावत ने कहा कि विकास में लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। नगरवासियों ने विकास कार्यों के लिए मंत्री का आभार जताया। महाराणा प्रताप सर्कल से पाना बाला तक जो रोड जाता है वो भी पूरी तरह से टूट गया है, तो उसका भी आज शिलान्यास, अभी इस कार्यक्रम के बाद वहाँ शिलान्यास है, तो वो भी करना है। और पाना बाला से कोलीवाड़ा तक एक रोड जाता है, वो PWD से राज्य सरकार से स्वीकृत कराया, वो भी आज वहाँ शिलान्यास होगा। और उसमें जो पुल है पाना बाला वाला, कोलीवाड़ा जो जाते हैं तो पुल बना हुआ है, वो पुल क्या है कि पाइप कलवट है, इसके अंदर पाइप डाले हुए हैं। और जब बरसात होती है, अतिवृष्टि होती है, तो हमेशा पाना बाला उफान पे आता है। और उस पुल के अंदर क्या होता है कि लकड़ियाँ फंस जाती है या कोई झाड़ियाँ फंस जाती है, तो वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। पानी ऊपर होकर के वो जीवाजी कॉलोनी और आसपास की जो कॉलोनी है उसमें घुस जाता है। तो उस पुल को तोड़ करके उसकी हाइट बढ़ाएंगे और स्पान वाला पुल बनाएंगे, उसका आज शिलान्यास है। मंडावा में राज्य सरकार की योजना अन्नपूर्णा रसोई घर का पालिका अधिशासी अधिकारी श्री जयकीराम गोयल ने विधिवत शुभारंभ किया। इस योजना के तहत जरूरतमंदों को कम लागत में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। पालिका अधिकारी ने बताया कि रसोई घर के 2 स्थान होंगे। पहला मुकुंदगढ़ रोड स्थित CHC के पास शुरू हो चुका है और दूसरा जल्द ही शुरू होगा। अन्नपूर्णा संस्थान का संचालन कांता मंदिर सहायता समूह उदयपुर वाटी द्वारा किया जाएगा। आज नगर पालिका मंडावा द्वारा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्नपूर्णा रसोई का विधि विधान से शुभारंभ किया गया। राज्य सरकार की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसलिए 8 रुपये में भरपेट पौष्टिक खाना मिलता है, जिसका शुभारंभ किया गया। मंडावा में 2 अन्नपूर्णा रसोई है, जिसमें एक तो CHC अस्पताल के पास में है और दूसरी फतेहपुर रोड पर जल्दी शुरू कर रहे हैं। CHC के पास में जो अन्नपूर्णा रसोई है उसका विधि विधान से शुभारंभ किया गया। धन्यवाद। नावा में परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने सड़क सुरक्षा अभियान चलाया। अभियान के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, गति सीमा का पालन करने और यातायात नियमों का सम्मान करने की समझाइश दी गई। नावा सांभर चौराहा, राजकीय महाविद्यालय और अन्य स्थानों पर वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई।
गोविंदी टोल स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को भी सड़क सुरक्षा के नियम समझाए गए और सुरक्षित वाहन चलाने की शपथ दिलाई गई। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे अभियान आगे भी नियमित रूप से चलेंगे। कोटपुतली बहरोड के अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री ओम प्रकाश सहारण ने राजकीय LBS महाविद्यालय के खेल मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने परेड का संचालन देखा और मैदान सफाई, खेल बाउंड्री, पेयजल की व्यवस्था तथा धूल न उड़ने के लिए पानी छिड़काव के निर्देश दिए। एडीएम ने अधिकारियों को समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित करने, आगंतुकों के लिए बैठक, मंच और झंडारोहण की व्यवस्थाओं के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यक्रम समय पर और व्यवस्थित रूप से संपन्न हों। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।